यस, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एनएलपी। सो हेलो एवरीवन। एनएलपी, हम पहले इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एनएलपी होता क्या है, और फिर बाद में इसकी टेक्निकल लैंग्वेज के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। एनएलपी नाम की एक कंप्यूटर की लैंग्वेज भी होती है, लेकिन हम जिस एनएलपी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं वो लैंग्वेज है हमारे ब्रेन रूपी कंप्यूटर की। हमारा ब्रेन भी एक कंप्यूटर है, उसको ऑपरेट करने की जो लैंग्वेज है वो है एनएलपी। तो पहले अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। तो देखिए ऑल फ्रेंड्स, हम सभी लोग किसी भी वक्त 5 जिंदगियां जी रहे होते हैं, 5 एरियाज में हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसमें सबकी एक करंट स्टेट होती है और एक वो स्टेट जहां हम जाना चाहते हैं, हमारी डिज़ायर्ड स्टेट होती है। करंट स्टेट से अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो वेरी गुड, लेकिन जब हम किसी करंट स्टेट में स्टक फील करते हैं, फंसा हुआ फील करते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तब हमारे पास एक डिज़ायर्ड स्टेट होती है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। और हर व्यक्ति एस्केप अराइवल मोड में जी रहा होता है, जहां वो अपनी करंट स्टेट से निकल कर के अपनी डिज़ायर्ड स्टेज में पहुंचना चाहता है। इन 5 एरियाज़ में हो सकता है कि आपके कुछ एरियाज़ अच्छे चल रहे हों, लेकिन कुछ एरियाज़ ख़राब चल रहे हो। तो कौन से क्या एरियाज़ हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला एरिया हमारी लाइफ में है वो है फिनेंशियल लाइफ हमारी। हम सब जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उनकी आज की जो स्थिति है फिनेंशियल, ये है उनकी करंट स्टेट। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आज करंट स्टेट में जिनके ऊपर बहुत उधारी चढ़ी हुई है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी इनकम इनफ्लो कम है लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनकी इनकम कमाने की पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, जिस लेवल की इनकम आप चाहते हैं, आप डिज़र्व करते हैं, उस लेवल की इनकम आपको हो नहीं रही होती है। आपको उस लेवल की फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल रही होती जितनी आपकी नॉलेज है, जितना आपका स्किल है। तो ये लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ में एक ट्रांजिशन खोज रहे होते हैं, एक बदलाव खोज रहे होते हैं जो उनको उनकी करंट स्टेट से निकाल के उनकी डिज़ायर्ड स्टेट में ले जाए। गॉट इट? फर्स्ट एरिया इज़ योर फाइनेंशियल लाइफ। सेकेंड एरिया जो आपका है दैट इज़ योर हेल्थ। जो लोग इस अभी मेरे सामने वेबिनार में बैठे हुए हैं, हो सकता है उनमें कुछ लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो जो उन्हें हील करना चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जो वेट लॉस करना चाहते हैं, कई लोग ऐसे भी होंगे जो उल्टा वेट गेन करना चाहते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी इलनेस से गुजर रहे हैं, लाइक अस्थमा से, माइग्रेन के इश्यूज़ हैं, थायराइड के इश्यूज़ हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ में ट्रांजिशन खोज रहे हैं, बदलाव खोज रहे हैं कि कैसे इस इलनेस की पैटर्न से बाहर निकलें और एक एनर्जेटिक वेलनेस के पैटर्न के साथ अपनी लाइफ को हैप्पीनेस के साथ जी सके। दिस इज़ योर सेकेंड स्टेट लाइफ। अब आपका थर्ड एरिया है दोस्तों आपके रिश्ते। एक उम्र के बाद में हमारी ओवरऑल लाइफ की जो हैप्पीनेस है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है हमारे रिश्तों पर। हमारे रिलेशनशिप की क्वालिटी क्या है ये उस पर निर्भर करती है। हो सकता है अभी किसी की नई नई शादी हुई हो, ऐसा भी हो सकता है नया नया डिवोर्स हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है हार्ट ब्रेक हुआ हो या सेपरेशन से गुजर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं, वो अपनी रिलेशनशिप में ट्रांजिशन चाहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनका रिलेशनशिप और लोगों के साथ तो छोड़िए, अपने साथ भी बढ़िया नहीं होता है, खुद के साथ भी कंप्लीटली बिगड़ा हुआ होता है। और आप खुद समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति का रिलेशन खुद के साथ बढ़िया नहीं होगा वो फिर और किसी के साथ बढ़िया रिलेशन कैसे बनाएगा। सो इट इज़ वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि यू शुड हैव अ गुड पैशनेट अबाउट योर रिलेशनशिप। जब आप एक कंपैशनेट रिलेशनशिप में खुद के साथ होते हैं तभी आप और लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने बाहरी रिश्तों को अच्छा बना सकते हैं।
दिस इज़ योर थर्ड एरिया। चौथा है, चौथे पर आ जाएं तो चौथा आपका बिजनेस और करियर से रिलेटेड है। कुछ लोग बिजनेसमैन होंगे, कुछ नौकरी करते होंगे, कुछ अभी करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। तो बिजनेसमैन बिजनेस में ट्रांजिशन देखना चाहता है, जो करियर है, करियर बनाना चाहते हैं, वो अपने करियर में ट्रांजिशन खोज रहे हैं। सो यू वांट टू एस्केप फ्रॉम योर करंट स्टेट। अगर आप अभी अपने बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपने करंट स्टेट से निकल करके आप अपनी डिज़ायर्ड स्टेट में जाना चाहते हो। मे बी आप जिस नौकरी में हो आप उसमें खुश नहीं हो, आप ज़बरदस्ती वो नौकरी कर रही हो, वो आपका पैशन नहीं है। आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हो जिसके लिए आप पैशनेट हो, आपके लिए एक पर्पस और मीनिंगफुल लाइफ आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन करंट स्टेट में वो आपको नहीं मिल रहा है। तो पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ, दिस इज योर फोर्थ एरिया। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट एरिया विद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपकी इनर लाइफ। इनर लाइफ में तीन पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज योर मेंटल, सेकेंड वन इज योर इमोशनल एंड थर्ड वन इज योर स्पिरिचुअल। तो दिस इज योर फिफ्थ एरिया। अब आप ये देखना आपको कोरोना सबने, अब तो कोरोना के बाद जो भी है सबने कोरोना के फेस को देखा है, तो आपकी इमोशनल और मेंटल लाइफ देखा कोरोना में सबसे ज़्यादा लोगों की खतरे में आ गई थी। लोग डिप्रेशन में चले गए थे, एंजाइटी में चले गए थे, नेगेटिव थिंकिंग करने लगे थे, सेल्फ डाउट में पहुंच गए थे। कोई ग्रीफ से गुजरना, रिग्रेट, रिजेंटमेंट, पास्ट का कोई ट्रॉमा, ये सारे आपकी फिफ्थ एरिया को अफेक्ट करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें, पांचों एरियाज़ के बारे में आपको पता चल गया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एरियाज़ आपके क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मेंटल और इमोशनल लेवल पर आती हैं, सारे ग्रीफ, सारी एंजाइटी वगैरह। और जब आप मेंटल और इमोशनल लेवल पर फुलफिल्ड नहीं होते हो, तब आप एक खूबसूरत ज़िंदगी, एक हैप्पीनेस से भरी हुई फुलफिल्ड लाइफ क्रिएट नहीं कर पाते। तो आपने देखा कि हर व्यक्ति एक्चुअली ट्रांजिशन खोज रहा है करंट स्टेट से डिज़ायर्ड स्टेट में, किसी न किसी एरिया में ट्रांजिशन खोज रहा है। तो अब आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें और आप बताइए कि आप किस एरिया में अपना ट्रांजिशन खोज रहे हैं। फाइनेंस, हेल्थ, HR, ऐसे आप लिख सकते हो कि किस एरिया में बेसिकली आपका चैट शायद डायरेक्टली मुझे ही आएगा, ग्रुप चैट आज मैंने बंद करके रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि कैसे हम सैडनेस की स्टेट से निकलकर हैप्पीनेस की स्टेट में पहुंच जाएं। लेकिन जब हम ये बदलाव करना चाहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत जी तोड़ प्रयास करते हैं, तो थोड़ी हद तक सफलता भी आती है। लेकिन फिर क्या होता है, सेटबैक लगता है, रास्ते में रुकावटें आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं। इनका जो नेचर है, पहले इसको समझते हैं, ये ऑब्स्टेकल्स का नेचर क्या होता है, तभी तो हम इनको डील कर पाएंगे। टू डील ईच एंड एवरीथिंग इज फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। तो जब भी हम अपने अंदर बदलाव करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर दो रुकावटें आती हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनल ऑब्स्टेकल्स, एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स, एंड सेकेंड वन इज इंटरनल ऑब्स्टेकल्स। एक्सटर्नल यानी बाहरी रुकावटें, जैसे सरकार बदल गई, कोरोना आ गया, ऐसा हो गया, तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो जब हमारे कंट्रोल में ही नहीं है तो उसको सोचना ही बेकार है। तो मेन थिंग जिस पर हम वर्क कर सकते हैं वो है इंटरनल ऑब्स्टेकल्स, मतलब हमारी अंदरूनी रुकावटें। अब इंटरनल ऑब्स्टेकल्स में क्या आ सकता है, हमारा सेल्फ डाउट, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ, योर बिलीफ सिस्टम, आपका थिंकिंग स्टाइल, आप अपनी इमोशनल स्टेट को कैसे हैंडल करते हो, कैसे डिसीजन लेते हो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर जब भी कोई क्रिटिकल मोमेंट आता है, ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनल ऑब्स्टेकल्स। और यहीं पर NLP का रोल आता है, यहीं पर NLP वर्क करता है। अब हम NLP की फुल फॉर्म जानना चाहते हैं। NLP की फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये वो सब्जेक्ट है जो हमें वो टेक्निक्स बताएगा जो हमारी मदद करेंगी इन ऑब्स्टेकल्स को ब्रेक करने में।
वो ऑब्स्टेकल्स जो हमें हमारी डिज़ायर्ड लाइफ नहीं जीने देने के लिए जो अजाज उसमें रुकावटें डाल रहे हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को ब्रेक डाउन करने में एनएलपी हमारी मदद करेगा। एनएलपी बेसिकली एक ब्रिज है जो हमें लेकर के जाएगा हमारी करंट स्टेट से हमारी डिज़ायर्ड स्टेट की तरफ। टेक्निकल भाषा में न्यूरो का मतलब होता है न्यूरोलॉजी, मतलब आपका पूरा नर्वस सिस्टम, जो कैसे आपके सेंसरी डेटा जो आप लेते हो इस दुनिया से, अपने परसेप्शन क्रिएट करते हो और फिर कैसे आप उस पर आपने जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी उससे इस दुनिया को देखते हो, दुनिया में व्यवहार करते हो, ये पूरी स्टडी की गई है एनएलपी में। लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। आप खुद से कैसे बात कर रहे हो, आपका जो कम्युनिकेशन है खुद का खुद के साथ, आपकी ब्रेन को वो शेप कर रहा होता है और आप अननोइंगली अनअवेयरलेसली ये कर रहे होते हो। आपका जो कम्युनिकेशन है खुद का दुनिया खुद के साथ, वो आपके लिए ब्रेन को शेप कर रहा होता है। दुनिया के साथ जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट कर रहा होता है। और तीसरा है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है, प्रोग्राम्ड हैबिट्स। जैसे हम बच्चों को ब्रश करने की हैबिट डालते हैं, ऐसी हमारे दिमाग में कुछ प्रोग्राम्ड हैबिट्स होती है। प्रोग्राम्ड बिहेवियर्स, आपकी मेंटल हैबिट्स भी प्रोग्राम्ड हो सकती है और फिजिकल हैबिट्स भी प्रोग्राम्ड हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रश करना फिजिकल हैबिट है, सुबह जल्दी उठना फिजिकल हैबिट है, हर चीज़ को टालते जाना, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, ये मेंटल हैबिट है। ओवर थिंकिंग करना ये मेंटल हैबिट है। नेगेटिव थिंकिंग करना ये मेंटल हैबिट है। तो ये जो दोनों प्रकार के पैटर्न्स हैं हमारी प्रोग्रामिंग से जनरेट होते हैं, पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव वाले भी, फिजिकल वाले भी मेंटल वाले भी। तो जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में आपने जो अंडरस्टैंडिंग्स बनाई हैं, जो परसेप्शंस बनाए हैं, उसमें ये पावर है कि कैसे उन परसेप्शंस को, आपके थिंकिंग स्टाइल को चेंज करते हुए हम अपने कम्युनिकेशन को चेंज करें, अपनी प्रोग्राम्ड इमोशंस को, अपने प्रोग्राम्ड बिहेवियर को, अपने प्रोग्राम्ड हैबिट्स को हम कैसे चेंज कर पाए, सो दैट जो हमारे ब्रेन में वायरिंग हो रखी है उसमें से गड़बड़ वायरिंग को रीवायर करें, जिससे हम अपने डिज़ायर्ड आउटकम्स जो हम अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो करियर में हो या फिर फाइनेंशियल लाइफ में हो, हम उसको अचीव कर पाएँ। तो आई थिंक यहाँ तक मैंने आप सबको क्लियर कर दिया कि व्हाट इज़ एनएलपी और एनएलपी से आप क्या कर सकते हैं। तो और सिंपल वर्ड्स में मैं एक बार आपको बताऊँ व्हाट इज़ एनएलपी। तो एनएलपी क्या है, इट इज़ अ ब्रेन मैनुअल। हम लोगों के साथ एक ट्रेजिडी हो गई है और वो ट्रेजिडी क्या है कि भगवान ने हमें भेजे के साथ तो भेजा, लेकिन भेजे के साथ कोई ट्रेनिंग मैनुअल नहीं भेजा। ये वो ट्रेजिडी हो गई है। हम कोई नई वॉशिंग मशीन लेते हैं, आईफोन लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, उसको ढंग से ऑपरेट करने के लिए हमारे पास एक बुकलेट होती है, यूज़र मैनुअल होता है, जिससे हम बहुत फैंटास्टिकली उसको ऑपरेट करते हैं। लेकिन सुपर से भी ऊपर कंप्यूटर जो हमारा ब्रेन है, उसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास कोई यूजुअल मैनुअल नहीं है। इसीलिए हम उसमें ट्रायल एंड एरर कर करके उसके हमने अच्छे से वॉट लगा रखी है। तो ये जो एनएलपी का सब्जेक्ट है ये भी कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इसकी खोज ही 1970 में हुई है, 1970। उसके बाद लगातार इसमें रिसर्च आर एन डी होते हुए और अब जाकर के एक रिफाइंड सब्जेक्ट ऐसा मिला है। पहले इसको डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल होती थी तो वही उसको यूज़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसको सिंप्लीफाइड किया जाता जा रहा है, जिससे हम आम आदमी तक इसको पहुंचा सके और वो अपने ब्रेन को ट्रेन कर सके, जिसकी कलयुग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दुनिया भर में बहुत लोग हैं जो आज इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो सक्सेसफुल स्टार्स होते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उन सबका एक कोच होता है और वो उनसे किसी भी चीज़ में ज़्यादा नहीं होता। वो ये टेक्निक जानता है कि किस तरीके से उनके ब्रेन के जो इश्यूज़ है उसको हैंडल किया जाए। तो आज हम
एनएलपी की शुरुआत करते हैं। एंड एनएलपी का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पिलर, हम उसकी नॉलेज लेना शुरू करते हैं। चैप्टर 1 लिख लीजिए इसका नाम, जो कि अब आप अगर चाहते हैं करंट स्टेट से डिज़ायर स्टेट में, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ सभी चाहते हैं कि करंट स्टेट से आपको अपनी मनचाही स्टेट मिल जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब आपकी शुरुआत होती है यहाँ से। तो उसमें जो सबसे पहला ऑब्स्टेकल है, सबसे बड़ी रुकावट है, वो आती है इनर रेजिस्टेंस। इनर रेजिस्टेंस माने अंदरूनी प्रतिरोध। सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट जो आपकी करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट के बीच में रोड अटका के बैठा हुआ है, वो है इनर रेजिस्टेंस। इनर रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, बहुत नॉलेज है, बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हो आप, बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, यू आर वेरी काइंड हार्टेड, आप बहुत अच्छे रिश्ते भी बना सकते हो, बिजनेस में भी ग्रो कर सकते हो, स्किल की भी कोई कमी नहीं है, बट कुछ हो ही नहीं पा रहा है, रिजल्ट वहीं का वहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, एक रीज़न है इसका सबसे बड़ा, दैट इज़ योर इनर रेजिस्टेंस। इनर रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको हम समझते हैं टेक्निकल भाषा में थोड़ा। हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और हमारे बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। सोचने का काम कौन करता है, ब्रेन, और उसको एक्टिव करने का, फिजिकली इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, बॉडी। हमारा ब्रेन कहता है कुछ भी करना है तो एक्शन लेने का जो काम है, मतलब उसको डायरेक्शन है, वो ब्रेन देगा। तो जब भी बॉडी हमेशा एक्शन तभी लेती है जब ब्रेन उसको सिग्नल भेजता है। और ब्रेन सिग्नल कैसे भेजेगा, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करके। क्या क्या वर्ड बोला मैंने, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करके। तो ये चीज़ बॉडी, तभी हमारी बॉडी एक्शन में आएगी। कई लोग, आपने गौर किया होगा, सोचते तो बहुत हैं, सोचा ये सोचा वो, जिसे हम बोलते हैं ना ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है, बहुत सोचते हैं, करते धरते कुछ नहीं है, बड़े बड़े हवाई किले बन जाएंगे, होता कुछ नहीं है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं हो पाता। तो ये वही चीज़ है, जो हमारा ब्रेन है वो बहुत सोचता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, लेकिन जब तक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा बॉडी हिलेगी ही नहीं। चलिए इसको और थोड़ा समझते हैं कि इनर रेजिस्टेंस क्या होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फरारी गाड़ी है जिसकी स्पीड है 400 किलोमीटर्स पर आवर, बहुत तेज़ बढ़िया स्पीड है, और रोड भी एकदम स्मूथ, एकदम चिकनी, एकदम शानदार बढ़िया है। और ड्राइविंग, जिस आपको ड्राइविंग आती है नहीं तो एक एज्यूम कीजिए ड्राइवर है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन गाड़ी की स्पीड फिर भी 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा चल ही नहीं पा रही है। रीज़न क्या हो सकता है, गाड़ी अच्छी, फ्यूल भी है पूरा, उसमें फ्यूल भी भरा हुआ है, तो क्या रीज़न हो सकता है कि गाड़ी में पोटेंशियल है, 400 किलोमीटर की स्पीड आप बढ़ा सकते हो उसको, रोड भी अच्छी है, एकदम गड्ढे वड्ढे नहीं है, और ड्राइविंग भी ड्राइवर को आती है, फिर भी कार नहीं चल पा रही है। उसका रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न हो सकता है कि इधर उधर, ड्राइवर में पोटेंशियल नहीं है, स्पीड ड्राइवर में पोटेंशियल है, मैंने आपको बोला ड्राइवर को ड्राइविंग आती स्पीड है। बढ़ाने के लिए। रीज़न है कि क्राउड है, क्या है, क्राउड है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, गाय भैंसे खड़ी है इधर उधर। तो एग्जैक्टली ही आपका न्यूरल रेजिस्टेंस है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा हैं कि आप अपने पोटेंशियल को मैच्योर ही नहीं कर पा रहे हो, धरातल पे नहीं ला पा रहे हो। जो जिम की मेंबरशिप लेकर के आए वो आप ही होते हो, लेकिन 2-3 दिन के बाद चौथे दिन से छुट्टी, जिम नहीं जाना, वो भी आप ही होते हो। जिसे पता है कि गुस्सा करना बुरी बात है, वो भी आप ही होते हो, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात आ गई तो गुस्सा करे बगैर मानोगे भी नहीं, वो भी आप ही होते हो। जिसको पता है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, वो भी आप ही होते हो, फिर भी नेगेटिविटी में चले जाते हो, वो भी आप ही होते हो। तो ये ड्युअलिटी जो है ये आप ही के अंदर है। आपके अंदर दो पोलर पार्ट एग्जिस्ट करते हैं, एक अच्छा अच्छा सोचना है, बुरा भी लेकिन आप ही कर जाते हो। तो ये जो ऑपोजिट्स, जो द्वंद्व आपके अंदर चल रहा है,
जिनका एजेंडा बिल्कुल ही एक दूसरे का उल्टा है। ये आप रोज एक्सपीरियंस आई थिंक करते हो आई थिंक, करते हैं ना? हाँ करते ही होंगे, नॉर्मल है ये। यस मैम। तो चलो ज़रा इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि ये है क्या। और ये दो ही नहीं है, एक तीसरा और भी आएगा जिसका हमें पोस्टमार्टम करना है, और कैसे ये तीनों मिल करके आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि जब आप अवेयर हो जाओगे इस चीज़ से, तभी आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, जिस डायरेक्शन में उसको लेके जाना चाहते हो, उस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए कुछ कर पाओगे। कैसे आपके अंदर ये गलत गलत पैटर्न प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पोटेंशियल, जो रिजल्ट आपको चाहिए होता है, वो नहीं मिल पा रहा होता है। कौन से ये तीन पार्ट्स हैं? फर्स्ट पार्ट इज योर ड्रीमर, और ये मेरा फेवरेट पार्ट है। ड्रीमर, ड्रीमर आपके दोस्तों अंदर की वो चाहत है, वो फोर्स है जो कोई लिमिटेशन नहीं जानती, और उसको हाई, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, जो कुछ भी पाने की इच्छा रखता है, वो है आपका ड्रीमर। जो आपके अंदर बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी डिज़ायर्स और ख्वाहिशें पैदा करता है, वो है आपका ड्रीमर। वो आपसे कह सकता है यस आप अपना 10 किलो वजन कम कर सकते हो। वो आपसे कहता है यस आप ये भी पा सकते हो, वो भी पा सकते हो। आपके ड्रीमर कोई लिमिटेशन नहीं जानता। ये सारा जो है आपका क्या है? ड्रीमर, जो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें हमेशा प्रेरित करता है करने के लिए। लेकिन फिर आ जाता है आपका दूसरा पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या है? जो जो ड्रीमर ने आपको अच्छे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित किया ना, वो उसको करने से रोकता है, वो उसको करने से रोकता है। तो ये जो आपका पार्ट है, वो पार्ट क्या कहलाता है? आपका क्रिटिक। क्या कहलाता है? आपका क्रिटिक। जो ड्रीमर ने बताया उसको करने से रोकने वाला कौन है? क्रिटिक। तो ये दोनों पार्ट्स आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किए होंगे। कितनी अच्छा बात होती ना अगर हम में केवल ड्रीमर ही होता। अच्छा अच्छा सोचा और आ गया, अच्छा अच्छा सोचा और आ गया, लड़ने वाला ही कोई दूसरा नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अब हम अपने क्रिटिक को समझते हैं। क्रिटिक एक्चुअली, मैंने बोला क्रिटिक एक्चुअली ये होता क्या है? जो हमारा क्रिटिक होता है वो दो फॉर्म में एक्टिवेट होता है। एक होता है नेगेटिव सेल्फ टॉक। जैसे हमारे क्रिटिक हमें प्यार करता है, क्रिटिक हमारा बुरा नहीं चाहता। क्रिटिक की एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग है। क्रिटिक देखता है कोई भी चीज़ जब हमारे दिमाग में आती है, क्रिटिक कुछ क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? एम आई सेफ, एम आई कंफर्टेबल, एम आई रिस्क फ्री। ये तीन चीज़ें क्रिटिक के कसौटी को कसने की तरीके हैं। अगर इन तीनों का आंसर यस आता है देन क्रिटिक इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर इनमें से किसी का भी आंसर नो आ गया, क्रिटिक एक्टिवेट हो जाता है। अब आपने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लिया कि सुबह 5 बजे उठना है, मॉर्निंग वॉक पर जाना है, और आज से पहले आप उठते थे 7 बजे। तो जब आप 7 बजे उठते हो तो ये आपका कंफर्टेबल जोन है 7 बजे उठना। और जैसे आपने अलार्म लगा करके सोया और सुबह 5 बजे उठे, तो इन तीनों में से कौन सी क्रिटिक को झटका लगा होगा? एम आई सेफ, एम आई कंफर्टेबल, एम आई रिस्क फ्री? एम आई कंफर्टेबल। क्योंकि जब भी हम लाइफ में कोई बदलाव लाते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा हमें। और जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हम कोशिश करेंगे, हमारा क्रिटिक एक्टिवेट हो जाएगा। वो ऐसी ऐसी बातें बताएगा, ऐसे ऐसे बहाने बनाएगा कि हमें लगेगा अरे हाँ ये तो सही है। वो कहेगा 5 मिनट और सो जा, हम कहेंगे हाँ 5 मिनट में क्या जा रहा है, और हम सो जाएंगे, और फिर 5 के 7 बज जाएंगे। तो क्रिटिक एक ट्रैप फेंकेगा हमें अपने जाल में फंसाने के लिए। तो अब हमें अवेयर होना है कि ये लैंग्वेज हमारे दिमाग में जो चल रही है, ये ड्रीमर की है या क्रिटिक की है? अच्छा, कौन सी लैंग्वेज हमारे फायदे के लिए होगी, ड्रीमर की कि क्रिटिक की? ड्रीमर की। यस। अब अगर आप अवेयर हो जाओगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात मानने वाला हूँ या मानने वाली हूँ, ड्रीमर की या क्रिटिक की। क्लियर? तो क्रिटिक के एक और भी अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको। जो थोड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, हमारे जैसे पढ़े लिखे और सबके जैसे पढ़े लिखे, उनका क्रिटिक भी बड़ा इंटेलिजेंट होता है।
बहुत शाना होता है वो मतलब इस तरीके से वर्क करता है कि वो पहचान ही ना पाए कि उनका क्रिटिक एक्टिवेट हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, वो अपनी गलतियां नहीं ढूंढेंगे, वो इस चीज़ को ऐसे लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इस एग्जांपल ले लीजिए, मेरे को अभी सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालनी थी, तो मेरा भी क्रिटिक एक्टिवेट हो रहा था। अभी तो तुम्हें आता नहीं है, अभी तो ये वाली चीज़ कम रह गई है, अभी तो तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं बनी है, अभी तो तुम्हारी टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारा जो इंटेलिजेंट वाला क्रिटिक है ना, वो दे रहा होता है। तो जो हमारे क्रिटिक होता है, पहले मैं इसको पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन फिर जब मैंने ये तैयार किया और जब मैंने इसको डीप स्टडी किया, तब मुझे पता चला अरे यार मैं भी क्रिटिक की शिकार हो गई। तो क्रिटिक जो होता है ये आपके पोटेंशियल को एक्सप्रेस होने से रोकता है। परफेक्शन सिंड्रोम, कि नहीं हम तो पहले परफेक्टली तैयार करें फिर ही लॉन्च करेंगे अपने आप को, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रिटिक। तो क्रिटिक दो तरीके से एक्सप्रेस होता है, एक नेगेटिव सेल्फ टॉक या सेल्फ डाउट, या फिर जो मैंने आपको बताया एम आई सेफ, एम आई कंफर्टेबल, एम आई रिस्क फ्री, इन तीनों पे कसौटी पे कसता है और आपको तुरंत बोल देता है। एंड दूसरा इज परफेक्शन सिंड्रोम, ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ क्रिटिक। क्लियर यहाँ तक सबको? तो अब आपको पता चल गया है पूरी ऑनेस्टी के साथ कि कितने लोगों के क्रिटिक परफेक्शन सिंड्रोम के रूप में आपने बना करके रखे हुए हैं। यू नो इट वेरी वेल। तो एनएलपी इतना पावरफुल टूल है कि अगर हम इसे अच्छे से समझें तो हम अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करके अपने जो पोटेंशियल को हम दबा करके रखे हुए हैं उसको अनलीश कर सकते हैं। कितना अच्छा होगा ना ऐसा, जो हम चाहते हैं हमारे कोने में दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे दिल में कोई इच्छा है, ये हमें चाहिए और हमारे पास पोटेंशियल भी है, लेकिन वो हमें मिल नहीं पा रहा होता है। हम एक अंडर अचीवर की फीलिंग के साथ जी रहे होते हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो। हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये सब कहाँ स्टक होकर के रह गए हैं। ये प्रॉब्लम आपकी अब दूर होने वाली है। आपको कॉन्टिन्यूसली थर्सडे की क्लास में आना है और एनएलपी में जो टेक्निक्स बताई जाएंगी, जो ज्ञान दिया जाएगा, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। कुछ टेक्निक्स आपको थोड़ी देर से समझ में आएंगी, क्योंकि हमें भी आई थी, बट ये समझ में आएंगी, और जैसे ही वो आपको समझ में आएंगी इट विल क्रिएट वंडर्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में इतने चमत्कार होंगे, क्योंकि आपका जो पैटर्न बना हुआ है ना ब्रेन में, सदियों पुराना है। आपको किसी ने बताया अपने आप से कैसे बात की जाती है, जबकि आप अपने आप से जैसे बात करते हो वो आपकी पूरी लाइफ डिसाइड कर रही होती है। तो आप अपने आप से जैसे बात कर रहे हो उसको हम उसके प्रति हम अवेयर होंगे। आपका आज का होमवर्क मैंने आपको क्या बताया कि आपको अब, हमारा टाइम बस 2 मिनट्स का बचा है। सबसे पहले आपको अपने विचार जैसे जैसे दिमाग में आते हैं, पहले अवेयर होना है कि ये क्रिटिक की लैंग्वेज आ रही है या ड्रीमर की, एंड देन उस पर लेबलिंग लगा देनी है। जब आप अवेयर होगे, अच्छा कई बार हमारे को गुस्सा भी आएगा, देन बिकम अवेयर कि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेबलिंग लगा दो। कई बार आप इरिटेट होंगे, तो ये जो सारे गुस्सा है, इरिटेट है, जैसे जैसे आप इनको, ये ड्रीमर के इमोशंस नहीं है, दीज आर ऑल फीलिंग्स ऑफ क्रिटिक। तो आपको अवेयर होना है एंड लेबलिंग करनी है। क्रिटिक से हम लड़ करके नहीं जीत सकते हैं, क्रिटिक इज़ वेरी क्लेवर। हमें केवल अभी अवेयर होना है कि किस एरियाज में हमारा क्रिटिक कब एक्टिवेट होता है। पहले उसको जानो, उसको समझो। आपको पता है अगर किसी एनिमी देश पर किसी को अटैक करना होता है तो डायरेक्ट हमला नहीं बोला जाता, बहुत उसकी रेकी करनी पड़ती है, उसको अच्छे से समझना पड़ता है, उसकी डीप नॉलेज लेनी पड़ती है, भेदिए घुसाने पड़ते हैं, तब जा कर के जो है स्ट्रैटेजी बना करके उस पर जीत हासिल की जा सकती है। तो ये जो आपका क्रिटिक है, डायरेक्टली आप इससे लड़ोगे तो हारोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यू शुड बिकम अवेयर कि आपके कब कब क्रिटिक एक्टिवेट होता है, किस किस जगह कौन से ऐसे डायलॉग्स होते हैं जब आपका क्रिटिक एक्टिवेट हो जाता है। तो ये आपको ये होमवर्क करना रहेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट करो। अगर आप करोगे
तो आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। अच्छा, थर्ड, अभी हमारे पास है टाइम, तो मैं थर्ड के बारे में आपको और बता देती हूँ कि मैंने आपको बताया आपके बॉडी में, आपके माइंड में एक हो गया ड्रीमर, एक हो गया क्रिटिक, एंड थर्ड वन इज योर डूअर। डूअर जो पार्ट होता है वो है आपकी बॉडी। जो भी ड्रीमर बोलेगा डूअर करेगा। कब? अगर क्रिटिक बीच में नहीं आया तो प्रॉब्लम यही होती है। ड्रीमर सोचता है, उसको करने के लिए, बोलने के लिए बोलने वाला होता है कि क्रिटिक बीच में आ जाता है, एंड देन बॉडी सोती रह जाती है, 5 मिनट के 2 घंटे हो जाते हैं। तो डूअर जो है वो हमारी है बॉडी। तो ड्रीमर और क्रिटिक हमारे माइंड की उपज है, और डूअर है हमारा शरीर। तो बॉडी तब तक एक्शन में नहीं आ सकती जब तक कि आपका क्रिटिक रिजॉल्व ना हो जाए। अगर आपके क्रिटिक ने परमिशन नहीं दी, अगर आपके क्रिटिक के जो कंसर्न्स है, एम आई सेफ, एम आई रिस्क फ्री, अगर आपने वो क्लियर नहीं किए तो बॉडी कभी भी एक्शन नहीं ले पाएगी। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है महाभारत का। आपको सबको पता है कि अर्जुन के पास कितना बड़ा अच्छा पोटेंशियल था। वो धनुर्विद्या अच्छे से जानता था, स्किल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उसके दिमाग में भी क्रिटिक आ गया, अरे मैं अपने घर वालों पर ही कैसे बाण चला दूं। और पूरे 18 अध्याय कृष्ण जी उस क्रिटिक को रिजॉल्व करने में लगाते रहे। जब जाकर के वो रिजॉल्व हुआ तब उसका पोटेंशियल निकल करके आया, और वो फिर उन्होंने युद्ध में जीत हासिल की। तो पूरी महाभारत में क्रिटिक को रिजॉल्व करने में 18 अध्याय लग गए। तो इतना पावरफुल होता है क्रिटिक, और उसको रिजॉल्व करना अब पॉसिबल है, एंड यू आर गोइंग टू लर्न दोज टेक्निक्स ऑल्सो। तो अब हमें, जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, जो हमें बोला जाएगा होमवर्क करने के लिए, तब हम करके आएंगे तो ये आगे सीख पाएंगे। अगर आप इसको एक मूवी की तरह ले लो कि फर्स्ट एपिसोड देखा, सेकंड एपिसोड देखा, थर्ड एपिसोड देखा, तो सब ऊपर से निकल जाएगा। तो जो आपको होमवर्क आपको मैंने बोला है लिखने के लिए, लिख लीजिए अवेयरनेस एंड लेबलिंग। अभी तक आप ये जाने अनजाने में कर रहे होते हो, लेकिन आप अवेयर नहीं होते हो। लेबलिंग तो आप तभी भी कर रहे होते हो। एग्जाम्पल दूँ मैं? आप कहते हो अरे आज इससे बातें करके तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, ये हो गया अच्छे की लेबलिंग। अरे इसने तो मेरा मूड खराब कर दिया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, कितने बुरा बुरा बोला इसने, ये तो बहुत बुरा है, हो गई लेबलिंग। तो ये जो आप लेबलिंग कर रहे हो कि ये अच्छा है, ये गलत है, ये इजी है, ये डिफ़िकल्ट है, ये मेरे बस का है ही नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, ये लगातार आप लेबलिंग कर रहे हो, लेकिन ये अनजाने में कर रहे हो। अब थोड़ा अवेयर होके करना है। तो फर्स्ट थिंग इज, जो भी अब आप कल सोचोगे, जितना भी अगर याद रह जाएगा कि मैंने ये सोचा, मैंने ये सोचा, मैंने ये सोचा, तो ये आप अवेयर होने चाहिए। तो आप 5-7 इंसिडेंट्स ऐसे लिखना अगले थर्सडे से पहले पहले, और फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे मुझे भेजना कि आपने कब कब क्या क्या सोचा, और क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो उसको लेबल लगाना कि ये क्रिटिक की तरफ से आया कि ड्रीमर की तरफ से आया। और उतना डीप में नहीं जा पाओ तो ये तो कर सकते हो, मैं हैप्पी था, मैं एंग्री इमोशन में था, मैं चिड़चिड़ी थी, ये तो आप कर सकते हो। तो इतना आपको करना है, 5 या 7 इंसिडेंट्स लिखने हैं, बिकम अवेयर ऑफ दैट, एंड देन उनको लेबलिंग करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका आज से शुरू हो गया एनएलपी का। इसको जैसे जैसे हम धीरे धीरे करेंगे, आप भी मेरे साथ इस जर्नी में रहोगे, आपको बहुत मिराकुलस रिजल्ट मिलेंगे। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जिससे आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, धीरे धीरे आप उसको हैंडल करना सीख जाओगे। ओके देन, आई Excuse me. यस। Labeling means लेबलिंग मतलब आपको उसको नाम देना है। emotion दे का नाम, anger हाँ or हाँ, बिल्कुल suppose. बिल्कुल, आप Okay. इजीली उसको वो दे सकते हो। Okay. Okay. ठीक है, तो 8-10 इवेंट्स आप ऐसे, जब भी आपको, वैसे तो हमारे को मेंटर ने जब हमारे को करवाया था तो हमें 2-2 घंटे के स्लॉट्स बनवाए थे कि इन 2 घंटों में आपने कितने बार अपनी मेंटल स्टेट को चेंज किया। अरे अभी मैंने स्टाफ को डांट लगाई तो मैं चिड़चिड़ी हो गई, फिर एकदम से कोई फ़ोन आया तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, फिर ऐसे ऐसे हमने अपने इमोशंस लिखे थे 2-2 आवर्स के
हमारे को वो दिया गया था टारगेट। तो आप ऐसा करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि 12 से 2 के बीच में आपने कितनी बार इमोशंस अपने बदले, फिर 2 से 4 के बीच में आपने कितनी बार अपने इमोशन स्विच किए। तो अभी हम अनकॉन्शियसली करे जा रहे हैं। अब हम अवेयर होके करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन फट से यू टर्न मार लेना है। गुस्से की डांट लगानी है तो गुस्सा करके डांट लगा दी, देन वापस यू टर्न मार करके अपनी रियल जोन में आ जाओ। ज़्यादा नेगेटिव जोन में ज़्यादा देर तक रहने की कोशिश हमें नहीं करनी है। हमें ज़्यादा अपनी पॉजिटिविटी की तरफ ही वापस आना है। कहते हैं ना Yes, झूठ मूठ ma'am. का गुस्सा, तो वो झूठ मूठ का गुस्सा सामने वालों के लिए इंटरनली Yes. हम बड़े खुश है, लेकिन खुशी हाँ. खुशी से हम दूसरे को डांट लगाएंगे तो उसको फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा वो आप कर सकते हो, बट यू टर्न आपको मारना है। सारे इमोशंस आर मेंट टू बी एक्सपीरियंस देम, बट इफ दे आर नेगेटिव डोंट रिमेन इन देम फॉर मोर नंबर ऑफ मिनट्स। फट से यू टर्न मारने की आपको अब हैबिट डालनी है, ठीक है। तो ये आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए। और एनएलपी इज़ वेरी खूबसूरत सब्जेक्ट, हम इसको करते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट थर्सडे। होप आपको आज का वेबिनार अच्छा लगा होगा। तो Okay, thanks मैम, अच्छा था, बहुत अच्छा समझाया था तो मैम आपने। व्हाट्सएप पे भेजना अच्छे से, ठीक हाँ है। जी मैम। ओके, जी मैम। थैंक यू, गुड Thank you मैम। नाइट। थैंक्स गुड फॉर नाइट ऑल मैम। ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। Good night. थैंक यू मैम। Thank गुड नाइट you. मैम।